ईरान और अमेरिका, इन दोनों देशों की रिश्तों की शुरुआत दोस्ती से होती है, लेकिन आज एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये दोस्ती और जानी दुश्मन में कैसे बदल गई, ये दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदल गई। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे धर्मसत्ता और एटम बम की कहानी। दुनिया में लगभग 57 इस्लामिक कंट्रीज है, लेकिन आखिर क्यों अमेरिका ईरान से इतनी नफरत करता है? क्या है इसके कारण? अमेरिका को ईरान से नफरत करने का क्या है कारण? इस कहानी को समझाने के लिए हमको चलना पड़ेगा द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ। वहां से हम लोग समझेंगे कि अमेरिका और ईरान के बीच के रिश्तों में क्या ऐसी चीजें आ गई कि अमेरिका ईरान से इतनी नफरत करने लगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर दुनिया की दो शक्तियों के बीच हुआ, एक एक्सिस पावर और दूसरा अलाइड पावर। एक तरफ थे वो देश जो ब्रिटेन का साथ दे रहे थे और एक तरफ थे वो देश जो जर्मनी का साथ दे रहे थे। उस समय ईरान का राजा साहब पल्लवी ने जर्मनी का साथ दिया। उस समय जर्मनी को तेल दिया, जर्मनी को संसाधन दिया, यानी सारी चीजें जर्मनी को, सारी मदद जर्मनी को इन्होंने किया। ये बातें ब्रिटेन और रूस को पसंद नहीं आई और ईरान का शासक ईरान से भागकर दक्षिण अफ्रीका चला गया। ईरान के शासक के बेटे मोहम्मद रजा साहब पल्लवी को 22 साल की उम्र में शाह बना दिया गया। मोहम्मद रजा साहब पल्लवी ने पूरी तरह से वेस्टर्न कंट्री से प्रभावित था। वेस्टर्न कंट्री का खाना, पहनना, सारी वेस्टर्न चीजें पसंद करता था। ये व्यक्ति पूरी तरह से वेस्टर्न कंट्री के कल्चर से इन्फ्लुएंस हो गया और धीरे धीरे ईरान की संस्कृति को खत्म कर दिया। अब ईरान की लोगों की संस्कृति पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। अब यहाँ पे ईरान और अमेरिका एक घनिष्ठ मित्र थे। ईरान और अमेरिका की दोस्ती बेहद करीब की दोस्ती थी। अब इसके बाद आयोजित होती है ईरान में एक भव्य पार्टी। एक ऐसी पार्टी जो ईरान में इस्लामिक क्रांति की नींव रखेगी। ये पार्टी पर्शियन अंपायर की 25वीं पार्टी होगी। ऐसी पार्टी जिसको अक्टूबर 1971 में किया गया और उस समय इस पार्टी में 100 से 200 मिलियन डॉलर खर्च किया गया। आप लोग समझ सकते हैं, एक ऐसी पार्टी जिसमें 65 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए। सोने के बर्तन में खाने को परोसा गया था। फ्रांस के शेफ ने वहां खाना बनाया था। इस पार्टी में अलग से टेंट का शहर बनाया गया। भारत की तरफ से इस पार्टी में इंदिरा गांधी गई थी। पूरी दुनिया में इस पार्टी की चर्चा थी। इस पार्टी में पर्शियन अंपायर को भव्य तरह से दिखाया गया और ईरान के शासक ने अपना नाम दुनिया के टॉप कंट्री में शामिल कर दिया। लेकिन ग्राउंड लेवल पर इस पार्टी से वहां की जनता खुश नहीं। ईरान की जनता गरीबी से ग्रसित थी और वहां के शाह हजारों लाखों डॉलर पार्टी के ऊपर खर्च कर रहा था। अब यहीं पर एंट्री होती है इस्लामिक स्कॉलर आयतुल्लाह खोमेनी की, जो शाह के शासन के विरुद्ध ईरान के जनता को उकसाते रहते हैं। ये शाह के शासन को अमेरिका के शासन मानते हैं और मानते हैं कि शाह अमेरिका का एक प्रकार से गुलाम है। 1964 में आयतुल्लाह खोमेनी को देश से निकाल दिया गया और उसके बाद खोमेनी इराक चला गया। इराक में आयतुल्लाह खोमेनी ने रेडियो टेप के माध्यम से अपनी बातों को दुनिया के सामने रखा।
शाह के दबाव में इराक के शासक ने आयतुल्ला खुमैनी को इराक से बाहर निकाल दिया और अब आयतुल्ला खुमैनी फ्रांस और पेरिस चला गया। फ्रांस और पेरिस जाकर आयतुल्ला खुमैनी ने अपनी बातों को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने रखा। और उसकी बात, उसके विचार पूरी दुनिया में फैलने लगा और वह अपनी बात को जनता तक जाकर कहने लगा। अब शुरुआत होती है इस्लामी क्रांति की। 1979 में शाह को देश छोड़कर जाना पड़ा। 1 फरवरी 1979 को शाह 14 साल के बाद ईरान लौटा। ईरान में इसका भव्य स्वागत किया गया। हजारों लाखों लोग रोड पर देखे गए। बहुत लोगों ने मिलकर इसका स्वागत किया। अब शुरू होती है रियल गेम। आयतुल्ला खुमैनी जब लौट कर आया और सीरिया कानून के माध्यम से ईरान को चलाने लगा। खुमैनी ने अमेरिका को महाशैतान और इजराइल को छोटा शैतान कहा। खुमैनी की इस हरकत से अमेरिका और ईरान के बीच के रिलेशन जो थे वो खराब होने लगे। खुमैनी ने अमेरिका के 52 नागरिकों को जो अमेरिकी दूतावास में काम करते थे 444 दिन तक बंदी बनाकर रखा। अब इसके बाद खुमैनी ने इस्लामिक दुनिया में इस्लामिक कंसेप्ट की धारणा को आगे बढ़ाने लगा। खुमैनी क्या किया? खुमैनी शिया शिक्षा को आगे बढ़ाया। शिया इस्लाम की वजह से इराक को ईरान से प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि ईरान में सुन्नी इस्लामी कंसेप्ट है। सद्दाम हुसैन को लगा कि खुमैनी इराक के लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है। खुमैनी को निपटाना बेहद जरूरी है। 1980 में इराक और ईरान के मध्य वार शुरू होता है, जो कि लगातार 8 वर्षों तक चलता है। 1988 तक ये वार चलता है। इस वार में ईरान की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। इस वार में अमेरिका ने भी ईरान के विरुद्ध कई प्रकार के कार्य किए। सुनने में आता है कि ईरान की एयर फ्लाइट जिसमें 290 आदमी बैठे थे, अमेरिका ने उसे मार गिराया था। अब अमेरिका और ईरान के मध्य रिश्ते अब और खराब होने लगे। 1988 में इराक और ईरान का वार समाप्त होता है। इस वार के पश्चात ईरान के स्कॉलर खुमैनी की मृत्यु हो जाती है। जैसे खुमैनी की मृत्यु होती है, वहां से इसके शिष्य आयतुल्ला खुमैनी अली खामनेई को इस्लामी स्कॉलर बनाया जाता है और यहाँ से दौर आता है अलीतुल्ला आय खामनेई की। ये ईरान के सुप्रीम लीडर है और आज भी ईरान के लीडर बने हुए हैं। अब ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डाउन हो चुकी है। लेकिन इस युद्ध के बाद ईरान को यह समझ में आता है कि इस दुनिया में परमाणु बम का बहुत बड़ा रोल है। ईरान को यह लगने लगा कि अगर इसके पास परमाणु बम होता तो ये इराक को भी कंट्रोल कर सकता था और अमेरिका के कूटनीतियों को भी कंट्रोल कर सकता था। एक परमाणु बम से ही ईरान इतना सब कुछ कर सकता था। इस युद्ध के बाद ईरान ये खोजने लगा कि उसको परमाणु बम की टेक्नोलॉजी कहां से मिल सकती है। उस समय इस्लामिक देशों में परमाणु बम बनाने के पीछे पाकिस्तान लगा हुआ था और पाकिस्तान धीरे धीरे परमाणु बम की टेक्नोलॉजी को विकास कर रहा था। पाकिस्तान ने परमाणु बम की टेक्नोलॉजी बनाई। अब ईरान ये चाहता था कि हम भी बहुत जल्द से जल्द परमाणु बम बनाए और इराक भी ये चाहता था कि हम भी परमाणु बम बनाए। जब ये बात अमेरिका को पता चली कि इराक और ईरान दोनों परमाणु बम बनाना चाहता है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बश ये साफ कर दिया किसी को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे और अमेरिका ने 2003 में इराक पर अटैक किया और इराक के परमाणु बम कार्यक्रम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया।
अब बारी आती है ईरान की। ईरान को यह लगता है कि अमेरिका अब हमारे ऊपर भी अटैक करेगा। अब 2003 में ईरान के सुप्रीम लीडर खुमनेई ने यह फतवा जारी किया कि ईरान फ्यूचर में कभी भी एटम बम नहीं बनाएगा, ये इस्लाम के विरुद्ध है। और ईरान ने ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ तेहरान समझौता किया कि दुनिया की सारी एजेंसियां आए और ये चेक करें कि ईरान अब परमाणु बम की टेक्नोलॉजी नहीं बना रहा है। लेकिन इजराइल इस बात को बार बार कह रहा था कि ईरान इस बात को झूठ बोल रहा है, वह परमाणु बम बनाने की टेक्नोलॉजी का विकास कर रहा है। ये कौन बोल रहा था? इजराइल बोल रहा था। और सच भी यही हुआ कि ईरान ने धीरे धीरे अपने यहाँ यूरेनियम एंचरमेंट के प्रोग्राम को चालू रखा और धीरे धीरे यूरेनियम का एंचरमेंट करता रहा। 2008 में अमेरिका ने यह जांच की और यह पाया कि ईरान अपने यहाँ यूरेनियम की एनरिचमेंट कर रहा है, जिससे कि वह परमाणु बम बनाने के रास्ते पर आ गया है। 2010 में अमेरिकी राष्ट्रपति बने बराक ओबामा। बराक ओबामा ने ईरान पर सेक्शंस लगा दिए। ईरान में गैस के निर्यात को और तेल के निर्यात को पूरी तरह से रोक दिया। ईरान की अर्थव्यवस्था डूबने लगी, ईरान को बेहद घाटा होने लगा। ईरान में लगभग 40% का इन्फ्लेशन हो गया। ईरान की मुद्रा रियाल लगभग 50% तक डाउन हो गई और ईरान की हालात बुरी तरह खराब होने लगी। अब ईरान को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि ईरान अब क्या करे क्या ना करे। 2013 में हसन रूहानी ईरान के राष्ट्रपति बनते हैं। ये एक उदारवादी राष्ट्रपति थे। ये चाहते थे कि अमेरिका के साथ डील करे और अमेरिका जो ईरान पे सेक्शंस लगाया था वो हटा ले, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था दोबारा से अपनी पटरी पर आ जाए। और बिल्कुल यही हुआ। 14 जुलाई 2015 को अमेरिका और ईरान के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसे ईरान ड्रिल के नाम से भी जानते हैं। इस एग्रीमेंट में ईरान ने यह वादा किया वह अपने यहाँ कभी भी किसी प्रकार का एटम बम डेवलप नहीं करेगा। इजराइल को यह बार बार लग रहा था कि ये ईरान झूठ बोल रहा है। 31 जनवरी 2018 को इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंटों ने तेहरान से 10 से 15 हजार पेपर्स की चोरी की और उस 10 से 15 हजार पेपर्स में यह पाया कि ईरान अपने यहाँ यूरेनियम के रिसमेंट कर रहा है। ईरान अपने यहाँ एटम बम बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। 2018 में इजराइल यह पूरा प्रूफ कर दिया कि ईरान अपने यहाँ एटम बम बनाने की पूरा प्रयास कर रहा है। 8 मई 2018 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और इजराइल के बीच हुई डील को, जो 2015 में डील हुई थी, उस डील को कैंसिल कर दिया। अब जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस डील को कैंसिल करते हैं, दुनिया में खलबली मच जाती है। अब ट्रंप इजराइल की इतनी बात क्यों माने? और आपको बता दूं कि अमेरिका में लगभग 7 मिलियन आबादी यहूदियों का है। ट्रंप के चुनाव में यहूदियों का एक बड़ा हाथ हो रहा था। अब फिर से ईरान में सेक्शंस लगा दिए गए। अब ईरान की अर्थव्यवस्था फिर से पूरी तरह से खराब होने लगी। अमेरिका ने 3 जनवरी 2020 को ईरान के आर्मी चीफ कासिम सुलेमानी को मार दिया। इसके बाद इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के जनक मोहसेन जादे को भी मार दिया। इसके बाद ईरान ने एक बड़ा एक्शन लिया। अब इसके बाद ईरान के राष्ट्रपति बने इब्राहिम रईस और इब्राहिम रईस ने ये साफ कर दिया कि वह अब अमेरिका के दबाव में बिल्कुल नहीं आएगा और उन्होंने साफ कर दिया कि ईरान के लिए परमाणु बम बेहद जरूरी है। अब इब्राहिम रईस अमेरिका को खटकने लगा। 19 मई 2024 को ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईस मारा गया और इसके मारने के बाद लोगों ने यह दावा किया कि इसके मारने का मेन रोल अमेरिका का। और 2024 में दोस्तों ईरान के नए राष्ट्रपति बनते हैं मंसूद पेजेश्कियान। ये एक उदारवादी राष्ट्रपति थे। ये चाहते थे कि अमेरिका ईरान के साथ डील करे और ये नए राष्ट्रपति अमेरिका से ये प्रॉमिस करता है कि अब ईरान किसी प्रकार का परमाणु टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं करेगा, अब परमाणु बम नहीं बनाएगा। लेकिन इजराइल इस चीज को नहीं चाहेगा कि ईरान अमेरिका डील हो। 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान पर अटैक किया और यह साबित किया, इजराइल यह साबित किया कि ईरान परमाणु बम बनाने से सिर्फ 2 या 3 दिन दूर था। अब ये लड़ाई बढ़ने लगी। अब इसमें एंट्री होता है अमेरिका की।
अमेरिका के ट्रंप का यह स्टेटमेंट आता है कि ट्रंप ने ईरान के 3 परमाणु कार्यक्रम के अड्डे को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। और ट्रंप अपने स्टेटमेंट में कहते हैं, नाउ इज द टाइम फॉर द पीस। अभी हाल ही में ट्रंप ने इजराइल और ईरान के वार को रोकने के लिए अपने एक्स पर पोस्ट किया है कि सीज फायर इजराइल और ईरान वार। भारत चाहे पाकिस्तान, इजराइल चाहे ईरान, ट्रंप आते हैं और अपने एक्स पर पोस्ट कर देते हैं सीज फायर वार। तो ये देखना है कि क्या इजराइल और ईरान वार रुक जाता है, क्या वाकई में युद्ध रुकेगा, या इसमें एक नया मोड़ लेगा, या पूरी दुनिया को सीज फायर के नाम पर मूर्ख बनाकर दोबारा से ईरान को बर्बाद करने की प्लानिंग करेंगे। अब यह देखना है कि क्या ईरान अमेरिका के दबाव में आ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और ईरान वार में रसिया और चाइना के चेतावनी के बाद भी एंट्री ली। तो क्या रसिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया, जिसे अमेरिका एक्सिस ऑफ इवल कहता है, क्या वह एक्टिव हो सकता है? क्या एक्सिस ऑफ इवल यानी बुरे राष्ट्रों का देश अमेरिका के नाकों में दम कर सकते हैं? आपको इसके बारे में क्या लगता है? आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ईरान और अमेरिका के बीच की पूरी कहानी को अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे यह धर्म सत्ता की युद्ध एटम बम तक आ जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।